तो भाई आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। जैसा कि मैं आपको पीछे मौर्य काल का चैप्टर समाप्त किया था और मौर्य काल के बाद हम क्या पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल। तो आज हम मौर्योत्तर काल के बारे में जानेंगे, ठीक। और मौर्योत्तर काल, ये मानिए आप कि मौर्योत्तर काल लगभग 500 वर्षों का इतिहास है। कितना? 500 वर्षों का। कि कब से कब तक? 200 बीसी से 300 एडी तक। मैंने लिखा है बोर्ड पे 200 बीसी से 300 एडी तक। अब आप इसको एकदम एक्चुअल जानने के चक्कर में ना पड़िएगा कि नहीं भाई 220 बीसी से इतना, ये नहीं। आपको मोटी मोटा कितना रखना है? 500 वर्षों का इतिहास, 200 बीसी से 300 एडी तक। ये हो गया आपका मौर्योत्तर काल। अच्छा अच्छा, मौर्योत्तर काल के बारे में पहले हम उसके रूपरेखा के बारे में जानेंगे। अर्थात अर्थात है कि मौर्योत्तर काल आपको दिखना चाहिए कि मौर्योत्तर काल में हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन लोग थे और उनमें आपस में इंटरेक्शन क्या था। माने मौर्योत्तर काल आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये मौर्योत्तर काल था। ठीक, तो पहले हम उसको पढ़ेंगे। तो आइए हम, अच्छा, मौर्योत्तर काल को शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं, मैं उसको बता दूं, इसके बाद हम मौर्योत्तर काल शुरू करते हैं। ठीक, तो पहले इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सैमपट पे देखिए, ये देखिए मौर्य पीरियड, एमपी मतलब मौर्य पीरियड यानी मौर्य काल। मौर्य काल के बाद पोस्ट मौर्य पीरियड यानी मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के बाद गुप्ता पीरियड यानी गुप्त काल। और गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड। ये चीजें आप समझ गए, ठीक। तो मौर्य पीरियड में यानी मौर्य काल में एकदम केंद्रीकृत शासन था, एकदम सेंट्रलाइज। प्रशासन का तो केंद्रीकरण था ही, अर्थव्यवस्था तक का भी केंद्रीकरण था। अच्छा, एकदम सेंट्रलाइज का मतलब क्या हुआ? एकदम केंद्रीकृत का मतलब यानी कि सारी चीजें राज्य के अधीन हुआ करती थी, यानी कि राज्य के नियंत्रण में हुआ करती थी। और उस समय का जो राज्य था वो राजा हुआ करता था। तो राजा जो है, राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। भाई मुख्य रूप से तो यही दो शासक हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, बिंदुसार नहीं, अशोक, ये दोनों जो है मौर्य काल के महत्वपूर्ण शासक हैं। तो मौर्य 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 पीरियड एकदम केंद्रीकृत शासन, एकदम सेंट्रलाइज शासन था। प्रशासन का तो केंद्रीकरण था ही, उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था तक का भी केंद्रीकरण था। केंद्रीकृत का मतलब होगा कि सारी चीजें राज्य के अधीन रहेंगी, यानी कि एक आदमी इतनी बड़ी तलवार लेके पूरे राज्य को केंद्रीकृत शासित किया जाता है, यानी कि उसके बिना कोई पत्ता हिलेगा नहीं। ठीक, ये हो गया केंद्रीकृत। ठीक, अच्छा, इसको थोड़ा सा एक उदाहरण से भी हम समझ लेते हैं केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है। केंद्रीकृत, अच्छा, जब कोई किसी भी काल में जब केंद्रीकरण होता है ना, तो वो आगे के काल का एक आर्थिक विकास का आधार तैयार करता है। ये कैसे? ये सारी चीजों को समझने के लिए हम एक उदाहरण समझते हैं। जैसे जैसे आप यूरोप सुने होंगे। तो यूरोप में आजकल हमको लगता है 40 से 50 देश आसपास हैं यूरोप में। ठीक, अब इस यूरोप में कुछ देश मिलकर आपस में एक यूरोपीय यूनियन बना लिए। यूरोपीय यूनियन के बारे में भी आपने सुना होगा। तो यूरोप में कुल 40-50 देश थे, उसमें से कुछ देश मिलकर आपस में क्या बना लिए? यूरोपीय यूनियन बना लिए। ठीक, तो ये मान लीजिए ये आपका पूरा यूरोप है, ये पूरा बड़ा गोला, ये पूरा यूरोप है। और इसी यूरोप में तमाम देश थे, उसी में से कुछ देश मिलकर क्या बना लिए? यूरोपीय यूनियन बना लिए। ठीक, अच्छा, अब यूरोपीय यूनियन बना लिए। अब मान लीजिए कि इन यूरोपीय यूनियन में भी कई देश होंगे। तो इन यूरोपीय यूनियन में से भी कुछ देशों में आपस में सहमत बनी। तो उन्होंने क्या कर लिया? एक यूरो जोन, एक मुद्रा। माने यूरोपीय यूनियन में भी कुछ देश ऐसे थे जो आपस में सहमत हुए कि हम सभी मिलकर एक यूरो जोन चलाएंगे, जो एक ही मुद्रा होगी। इन सभी देशों पे एक ही मुद्रा लगेगी। यूरोपीय यूनियन में कुछ देश ऐसे थे जो आपस में सहमत हुए कि हम सभी मिलकर एक यूरो जोन चलाएंगे, जो एक की एक मुद्रा है। माने हम सभी की मुद्रा एक ही रहेगी, यूरो जोन। यानी कि अब देखिए, अब जैसे ये यूरोपीय यूनियन हो गया, इसमें कुछ देश मिलकर अपनी यूरो जोन बना ली। अब आप देखिए कि ये यूरोपीय मतलब यूरोप में कुछ देश मिलकर
ये यूरोजोन क्यों चला रहे हैं, ये सारी चीजों को। अब गेहूं देखिए, जैसे मान लीजिए ये देश है, यूरोपीय यूनियन का ये एक देश ये है, दूसरा देश ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, पांचवा ऐसे तमाम देश होंगे। ठीक। अब इस देश के पास गेहूं की एक्सपर्टीज है, यहाँ की गेहूं ज्यादा उगाता है, ये चावल ज्यादा उगाता है, ये देश कपड़ा ज्यादा उगाता है। तो अब इसके पास गेहूं, इसके पास चावल, इसके पास कपड़ा, इसके पास कुछ और, इसके पास कुछ और, ये तमाम चीजें सभी लोगों के पास अलग अलग एक्सपर्टीज है। और जब मुद्रा एक रहेगा, एक ही मुद्रा रहेगा, यूरोजोन, ये मिलकर यूरोजोन चला, तो अगर इनको गेहूं गेहूं वाले को चावल की जरूरत है तो चावल इसको दे देगा, देने में, आदान प्रदान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुद्रा एक ही है, यूरोजोन। ठीक। यानी कि एक सभी, इन सभी का एक आर्थिक, एक तरह से मानिए सभी का विकास होगा एकीकरण होने से, मुद्रा का एकीकरण होने से क्या होगा, अच्छा, यूरोजोन ये क्यों बनाए, यूरोजोन क्यों बनाए, आपस में ये सब एकीकरण क्यों कर रहे हैं, ये एक यूपी गवर्नेंस की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, यूरोपीय संसद की तरफ ये सभी देश मिलकर क्यों बढ़ रहे हैं, पूरा यूरोप का एकीकरण करने का प्रयास ये सब क्यों कर रहे हैं। इन सब का एक ही कारण है, आर्थिक विकास, की सारे लोगों का पूरा रोड रेलवे, सारे मिलकर रोड रेलवे सारे इंटीग्रेटेड, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करना चाह रहे हैं कि हम सभी का विकास जल्दी हो और अच्छा विकास हो। ठीक। ठीक इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार मौर्य काल में भी जब केंद्रीकृत शासन रहेगा, सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड रहेंगी, प्रशासन भी और अर्थव्यवस्था भी, तो मौर्य काल में एक आर्थिक विकास का एक आधार तैयार होगा, आर्थिक विकास के लिए एक आधार तैयार होगा, जो कि पोस्ट मौर्य काल यानी कि मौर्योत्तर काल में दिखेगा। ठीक। तो इसमें केंद्रीकृत शासन, आगे चल के पोस्ट मौर्य पीरियड में आर्थिक विकास का स्वर्ण युग। अच्छा, इसमें पोस्ट, ये मौर्य काल में आर्थिक विकास का आधार तैयार हुआ, और उस आधार पे मौर्योत्तर काल में तमाम आर्थिक विकास होते हैं, स्वर्ण मुद्राएं चलती हैं, इसका तमाम, इसमें उद्योग धंधे व्यापार तमाम चीजें पोस्ट मौर्य पीरियड में, अ, रोमन साम्राज्य से व्यापार बढ़ता है, तमाम सिक्के चलते हैं, सोने के सिक्के, तमाम चीजें चलती, तमाम आर्थिक विकास का ये, तो इसीलिए इस पोस्ट मौर्य पीरियड क्या करते, आर्थिक विकास का स्वर्ण युग। तो भाई मौर्य काल में आर्थिक विकास का एक आधार तैयार हुआ, उस आधार पे पोस्ट मौर्य पीरियड में खूब आर्थिक विकास हुआ, जैसे स्वर्ण मुद्राएं चली, रोमन साम्राज्य से व्यापार हुआ, तमाम स्वर्ण मुद्राएं चली, सबसे पहले सोने के सिक्के किसने बनाए, तमाम चीजें इसी में हो रहा है, रोमन साम्राज्य से व्यापार भी इसी में हो रहा है। तो पोस्ट मौर्य पीरियड को क्या कहेंगे, आर्थिक विकास का स्वर्ण युग। अच्छा, अब पोस्ट मौर्य पीरियड में आर्थिक विकास तो खूब हुआ, खूब आर्थिक विकास हुआ। अब जब आर्थिक विकास हो जाता है, जब कोई भी व्यक्ति, आप ही हैं, आर्थिक रूप से संपन्न है, खूब आपके पास धन दौलत है, अब आपकी आर्थिक स्थिति एकदम स्थिर हो गई, अब आपको किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, तब आपके मन में क्या पनपेगा कि चले भाई, अब तो तमाम पैसा हो गया है, तमाम चीजें हो गई हैं, तो अब चला जाए कुछ गिटार बजाया जाए, कुछ ढोलक सीखा जाए बजाने के लिए। मतलब अब कोई गरीब आदमी है, अब सुबह गया, रात उसको खटते खटते रात हो गई, 5,000 रुपया महीना कमा रहा है, और सुबह से शाम तक खट रहा है, शाम को आया थका थका, खाया पिया सो गया। मतलब उसके पास तो समय ही नहीं है कि वो इन और चीजों के, गिटार के बारे में सोचेगा। और एक व्यक्ति और है कि जो 2 घंटे में करोड़ों रुपए कमा ले रहा है, तो उसके उसके दिमाग में आएगा कि गिटार बजाने का, कि वो जो मजदूर है, जो बेचारा दिन सुबह से लेकर शाम तक कट रहा है, 5,000 रुपए मिल रहा है, उसके मन में खाक आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है। तो जब पोस्ट मौर्य पीरियड, जब आर्थिक विकास इसमें हो गया, तमाम मतलब आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, तब आगे देखेंगे, आगे सांस्कृतिक विकास होगा। सांस्कृतिक विकास का मतलब है कि जैसे कोई बीड़ा बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कि कोई, अ, तमाम आते हैं, धन्वंतरी, बराहमिहिर, ये तमाम लोग, इस इसमें कालिदास, धन्वंतरी, बराहमिहिर, आर्यभट्ट, ये गणित के फील्ड में, कोई साहित्य के फील्ड में, कोई आयुर्वेदा के फील्ड में, कोई एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, तमाम चीजें गुप्ता पीरियड में हो रही है। सांस्कृतिक, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गुप्ता पीरियड को
सांस्कृतिक विकास का स्वर्ण युग। और इसको क्या कहा जाता है, मौर्योत्तर काल को आर्थिक विकास का स्वर्ण युग, गुप्ता पीरियड को सांस्कृतिक विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है, और इसको प्राचीन काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राचीन काल का स्वर्ण युग कौन है, तो आप डायरेक्ट गुप्ता पीरियड बताएंगे। ये पूछा जाए कि सांस्कृतिक रूप से स्वर्ण युग कौन है, तब भी आप गुप्ता पीरियड बताएंगे। लेकिन अगर यदि आपसे पूछा जाए कि आर्थिक दृष्टि से स्वर्ण युग कौन था, तो वो मौर्योत्तर काल या पोस्ट मौर्य पीरियड कहा जाएगा। ठीक है, तो आप गुप्ता पीरियड में देखिए ना, तमाम चीजें हो रही हैं, कालिदास जी आ रहे हैं, धन्वंतरी आ रहे हैं, बराहमीर आ रहे हैं, आर्यभट्ट आ रहे हैं, गणित के फील्ड में, कोई साहित्य के फील्ड में, कोई जीव विज्ञान के फील्ड में, कोई फिजिक्स के फील्ड में, कोई आयुर्वेदा के फील्ड में, कोई एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, तमाम लोग आ रहे हैं गुप्ता पीरियड में। क्यों? क्योंकि पोस्ट मौर्य पीरियड में तमाम आर्थिक विकास हो गए, मतलब पैसे से सब लोग संपन्न हो गए। तो जब पैसे से आदमी संपन्न होता है, तभी तो नई नई चीजों की खोज करता है। जब आपके पास केवल खाने जीवन निर्वाह ही पैसा रहेगा, तो आपके दिमाग में खाक आपके दिमाग में आएगा कि चले भाई गिटार बजा ले, कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए गुप्ता पीरियड में अच्छा, अब ये देखिए, अब ये सारी चीजें आप देखिए कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। मौर्य पीरियड केंद्रीकृत शासन, पोस्ट मौर्य पीरियड ये विकेंद्रीकृत शासन होता है, इसमें आर्थिक विकास होता है। ये आर्थिक विकास का आधार तैयार करता है, इसमें आर्थिक विकास होता है, और इसी आर्थिक विकास के आर्थिक रूप से संपन्न होने के कारण आगे सांस्कृतिक विकास होता है। ठीक, और गुप्ता पीरियड के आगे जब आगे जाएंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड में, तो विकेंद्रीकरण होगा। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे देखिए केंद्रीकरण से फायदा क्या है, देखिए केंद्रीकरण है ना। अब देखिए जैसे इस केंद्र, ये यूरोपीय यूनियन है, अब इसमें इस देश के पास, अब यहाँ पे इसको इस तरह समझिए कि मान लीजिए ये यहाँ पे एक देश है, दो देश है, ऐसे देश है, ठीक, यूरोपीय यूनियन है, ठीक। मान लीजिए केंद्रीकरण नहीं हुआ, केंद्रीकरण नहीं हुआ, तो फिर यहाँ से कोई व्यक्ति चला, इस देश में एंट्री मारा, तो अब ये यहाँ पे अलग राजा है, यहाँ पे अलग राजा है, ये राजा अपनी क्या लगाएगा, कर लगाएगा, ये अलग चुंगी मांगेगा, इस देश की अलग मुद्रा, फिर ये व्यक्ति यहाँ चलेगा तो यहाँ अलग मुद्रा, अलग चुंगी, यहाँ भी चुंगी, यहाँ भी चुंगी, ऐसा तमाम चीज, तमाम राजा ऐसे, हर हर राजा अपनी अपनी चुंगी मांगेंगे, अपने अपना टैक्स लगाएंगे। तो जो व्यापार है वो क्या होगा, दिक्कत होगी व्यापार करने में, व्यापारियों को दिक्कत होगी, धीरे 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 क्या होगा, पोस्ट पोस्ट गुप्ता पीरियड में व्यापार व्यापार सब क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। तो केंद्रीकरण इसीलिए किया जाता है कि इसकी मुद्रा, इसकी सारी मुद्राएं सेम अगर रहेंगी, तो व्यापार करने में आसानी होगी, यहाँ से यहाँ जाने में आसानी होगी। ठीक, माने व्यापार करने में बहुत फायदा है केंद्रीकरण से। और पूरा रोड, रेलवेज, ये तमाम चीजें अगर इंटीग्रेटेड रहेंगी, तो आपको हर चीज में फायदा मिलेगा। ठीक, जैसे मौर्योत्तर काल में पूरा आप देखेंगे केंद्रीकृत उत्तरा मौर्य काल में उत्तरा पथ, दक्षिणा पथ, तमाम रोड भी तैयार हुए। तो भाई गुप्ता पीरियड सांस्कृतिक विकास का स्वर्ण युग है, या कहिए कि प्राचीन काल का स्वर्ण युग क्या है, गुप्ता पीरियड है। ठीक, अच्छा, गुप्ता पीरियड के बाद जब पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम जाते हैं, तो विकेंद्रीकरण हो रहा था, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। यानी क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब क्या, कि अब जो है, पहले तो सारी चीजें सेंट्रलाइज थी एक जगह, मतलब एक ही राजा सारी चीजों को नियंत्रित करता था। लेकिन अब यहाँ अलग राजा, 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 ये अलग मुद्रा चला रहा है, ये अलग मुद्रा, ये अलग मुद्रा, ये अलग मुद्रा, ये अलग चुंगी मांग रहा है, ये अलग चुंगी मांग रहा है। तो कोई व्यापारी अगर यहाँ से यहाँ एंट्री मारा, इसके लिए अलग चुंगी, फिर एंट्री मारा, यहाँ अलग चुंगी, यहाँ अलग मुद्रा, यहाँ अलग मुद्रा, अलग मुद्रा, तो अलग मुद्रा, अलग चुंगी, तो क्या होगा, व्यापारियों को दिक्कत होगी, धीरे 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 व्यापारियों का मूड खराब हो जाएगा, व्यापार व्यापार हो जाएगा बंद, और धीरे धीरे भूमि आधारित अर्थव्यवस्था आ जाएगी, और हम मध्यकाल की ओर प्रस्थान करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, पोस्ट गुप्ता पीरियड, विकेंद्रीकरण, ये अलग राज्य, ये अलग राज्य, सारे राज्यों में अलग अलग राजा, सारे राज्यों के अलग अलग कर और अलग अलग चुंगी, ये तमाम चीजें, फिर विकेंद्रीकरण हुआ, व्यापारियों का मूड डिस्टर्ब हुआ, व्यापार व्यापार बंद हो गया, सारी चीजें भूमि आधारित व्यवस्था हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई, और धीरे धीरे मध्यकाल की ओर हम प्रस्थान कर दिए। तो ऐसे देखिए, ऐसे मौर्य काल से लेके पोस्ट गुप्ता पीरियड या मध्यकाल की ओर हम आगे बढ़ेंगे। मौर्य काल केंद्रीकृत शासन,
पोस्ट मौर्य पीरियड। अच्छा, मौर्य काल में केंद्रीकृत शासन जब था, तो इस केंद्रीकृत शासन के कारण ही यहाँ आर्थिक विकास का एक आधार तैयार हुआ, और इसी आधार पे पोस्ट मौर्य पीरियड में आर्थिक विकास, खूब आर्थिक विकास हुआ। अभी मैं आगे बताऊंगा क्या क्या। फिर जब तमाम चीजें, पैसा रुपया धन दौलत तमाम चीजें इस युग में हो गई, तो आगे लोग बीड़ा बजाने लगे, कोई गणित के क्षेत्र में, कोई किसी क्षेत्र में, तमाम मतलब सांस्कृतिक विकास हुआ। और फिर धीरे धीरे आगे चल के फिर विकेंद्रीकरण होता है, और धीरे धीरे अलग अलग पूरा राज्य जो है अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है, छोटे छोटे राजा हो जाते हैं, वो अपना अलग अलग चुंगी लगाने लगते हैं, टैक्स लगाने लगते हैं, जिससे व्यापारियों को व्यापार करने में समस्या होती है। और जब समस्या ये होती है, तो धीरे 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 व्यापार व्यापार सब बंद हो जाता है, और हम भूमि आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ चल पड़ते हैं, जिसके कारण हम मध्यकाल की ओर प्रस्थान करेंगे। तो ये चीजें, ये इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए ना, यूरोपीय यूनियन अपना एकीकरण का प्रयास क्यों कर रहे हैं भाई? इसीलिए कर रहे हैं कि एक मुद्रा रहेगी अगर, तो, और एक रोड रेलवे सारी चीजें इंटीग्रेटेड रहेंगी, तो व्यापार करने में और तमाम चीजों में आसानी रहेगी। तो जिससे आर्थिक विकास होगा, जब आर्थिक विकास होगा तो सांस्कृतिक विकास भी होगा। तो इसलिए यूरोपीय यूनियन बनाया जा रहा है, इसलिए। तो जब शासन केंद्रीकृत होता है, एकदम सेंट्रलाइज होता है, तो आर्थिक विकास का एक आधार तैयार होता है, जैसे मौर्य पीरियड में था। ठीक। तो ये चीज तो आप समझ गए होंगे, इसको ऐसे ही आप नोट कर लीजिएगा। अब आइए हम मौर्योत्तर काल की रूपरेखा को समझते हैं। मौर्योत्तर काल की रूपरेखा क्या है? तो रूपरेखा का मतलब मौर्योत्तर काल आपको दिखना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है उसमें। तो मैंने बताया कि आपको 500 वर्षों का इतिहास, मौर्योत्तर काल मतलब 500 वर्षों का इतिहास, 200 बीसी से 300 एडी तक। ठीक। तो मौर्योत्तर काल में किसको किसको पढ़ना, तो कैसे कैसे देखना, पहले ये देख लीजिए। मौर्योत्तर काल की रूपरेखा 200 बीसी से 300 एडी। अब इसको कैसे, एक तो आप देखेंगे उत्तर भारत में, दूसरा देखेंगे दक्षिण भारत में। मरुत्तर काल को कैसे देखेंगे, एक उत्तर भारत में और एक दक्षिण भारत में। माने उत्तर भारत में कौन कौन लोग थे और दक्षिण भारत में कौन कौन लोग थे। तो यहाँ पहले इससे समझ लेते हैं, फिर उसको देखते हैं। जैसे देखिए, और यहाँ पे एक कलिंग का चेदीमस, तीन चीजों को पढ़ना है। मरणोत्तर काल में उत्तर भारत में कौन कौन लोग थे, दक्षिण भारत में कौन कौन लोग थे, और कलिंग का एक चेदीमस जो कि उड़ीसा में था। तीन चीज। तो दक्षिण भारत में जो ये चोल चेर पांड्य थे, तीन राजवंश थे, चोल चेर पांड्य। तो अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि दक्षिण भारत के बारे में अभी तक मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया हूँ। प्राचीन इतिहास में दक्षिण भारत के बारे में अभी तक मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया हूँ। शुरू से आप देखिए, जब मैं पाषाण काल स्टार्ट किया था, पाषाण काल से लेके तमाम चीजें, तो सारी चीजें मैं आपको देखिए उत्तर भारत के बारे में ही डिस्कस किया हूँ, दक्षिण भारत के बारे में अभी तक नहीं किया हूँ। तो जब हम ये दक्षिण भारत का चोल चेर पांड्य ये पढ़ेंगे, तो सारी चीजों को लेकर एक साथ दक्षिण भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो दक्षिण भारत के बारे में हम कब पढ़ेंगे, जब ये सारी चीजें चोल चेर पांड्य के बारे में पढ़ेंगे, जब दक्षिण भारत के, तो दक्षिण भारत का इतिहास, प्राचीन काल का दक्षिण भारत का इतिहास हम एक साथ पढ़ेंगे। अभी तक हम केवल उत्तर भारत के बारे में पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री में। ठीक। तो मौर्योत्तर काल की रूपरेखा में उत्तर भारत, दक्षिण भारत और कलिंग का चेदी वंश, यहां समझिए। ये देखिए भारत है। ठीक। ये देखिए चोल चेर पांड्य, दक्षिण भारत, सुदूर दक्षिण जिसको कहा जाता है, यहाँ पे तीन राजवंश थे, चोल चेर पांड्य। ठीक। यहीं पे देखिए कलिंग का चेदी वंश, उड़ीसा, यहाँ उड़ीसा है, ये उड़ीसा, उड़ीसा में कलिंग का चेदी वंश के बारे में पढ़ना। ठीक। और कुछ भारतीय राजवंश थे। अच्छा, मौर्य काल में, मौर्य काल के बाद मैंने आपको बताया था कि कौन सा राजवंश आता है, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में क्या क्या मैंने पढ़ा था, आप लोग, आपको मैं बताया था, शुंग, कर्ण, सातवाहन। तो पहले, इसके पहले क्या था यहाँ पे, यहाँ पे मौर्य काल, ये मैंने आपको बताया था ना, मौर्य काल। मौर्य काल के बाद शुंग वंश आता है, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, फिर इक्ष्वाकु, वाकाटक, ये तमाम चीजें आएंगी। तो ये भारतीय राजवंश हो गए। तो उत्तर भारत में हमें दो पढ़ना है, एक भारतीय राजवंश, एक विदेशी आक्रमण। तो उत्तर भारत में उत्तर पश्चिम से
ये भारत है तो भारत के उत्तर पश्चिम से कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं, जैसे इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण। ये ये सब विदेशी आक्रमणकारी हैं जो भारत के उत्तर भारत से ही, उत्तर पश्चिम से ही आक्रमण करते हैं। ठीक। तो कुछ विदेशी आक्रमणकारी हैं जो इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण है, ये भारत के उत्तर पश्चिम से भारत पर आक्रमण करते हैं। कुछ भारतीय राजवंश है जो शुंग, कर्ण, सातवाहन, इक्ष्वाकु, वाकाटक, ये तमाम चीजें हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक। अच्छा, इन विदेशी आक्रमणकारी या ये भारतीय राजवंश, इन दोनों के बीच में आपस में कुछ इंटरेक्शन भी था, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और यहाँ एक कलिंग का चेदी वंश के बारे में जो कि उड़ीसा में था, इसके बारे में जानेंगे। और दक्षिण भारत के इतिहास को हम इकट्ठे उठा के एक साथ पढ़ेंगे। ठीक। तो मौर्योत्तर काल में हमें क्या क्या पढ़ना है, ऐसे रखिए, ऐसे दिमाग में रखिए। उत्तर भारत और दक्षिण भारत, दक्षिण भारत का हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक। और एक कलिंग का चेदी वंश, तीन है। तो उत्तर भारत में भारतीय राजवंश के बारे में पढ़ना है, विदेशी आक्रमणकारी के बारे में पढ़ना है, और कलिंग का चेदी वंश एक उड़ीसा में जो है उसके बारे में पढ़ना। तो और ऐसे आप बना लीजिए, ये विदेशी आक्रमणकारी, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण, मौर्यकाल, ये तमाम चीजें ऐसे आप बना लेंगे तो आपको, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम उठाएंगे ये विदेशी आक्रमणकारी। तो पहले हम देख लेंगे कि विदेशी आक्रमणकारी में कौन कौन है, कहाँ कहाँ से आए थे। फिर भारतीय राजवंश के बारे में देख लेंगे, ये कौन कौन और कहाँ से आए थे। फिर एक एक को उठाएंगे, इंडो ग्रीक को उठाएंगे, फिर शक को उठाएंगे, फिर पार्थियन, फिर कुषाण, फिर शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, कलिंग का चेदी वंश, ये तमाम चीजों को उठाकर फिर हम पढ़ेंगे। ठीक। तो मौर्योत्तर काल को आपको दिख गया होगा कि हाँ, मौर्योत्तर काल में क्या क्या था, क्या क्या था। मौर्योत्तर काल में उत्तर भारत में आप क्या पढ़ेंगे, विदेशी आक्रमणकारी और भारतीय राजवंश। ठीक। दक्षिण भारत में चोल चेर पांड्य। ठीक। और एक कलिंग का चेदी वंश जो कि भारत के पश्चिम में था। ठीक। तो इन चीजों को पढ़ेंगे, इसके बाद हम फिर एक एक उठाएंगे, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण। तो आपको अब दिख रहा होगा कि मौर्योत्तर काल के बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन लोग थे, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, विदेशी आक्रमणकारी के बारे में बताऊंगा कि ये लोग कौन कौन थे, कहाँ कहाँ से आए थे। ठीक। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।